जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 8B। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 8A में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन। जब डी ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व हो रहा है तब कौन कौन से पैरामीटर्स चेंजेस हो रहे हैं वो देखेंगे। sp3d, sp3d2, sp3d3, sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कुछ स्पेशल एटम्स होना जरूरी है उस मॉलिक्यूल में, तभी डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम लोग जेई मेंस 2024 में आए हुए कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिरंजीत चौधरी और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल है शास्त्री में। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। ये अलग से करने की जरूरत क्यों पड़ी? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मॉलिक्यूल है PCl5 मॉलिक्यूल। अब PCl5 मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस का जो अगर अब मैं लिखता हूँ, फॉस्फोरस में 15 रहते हैं एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 एंड योर 3d0। अब ये वाले मेरे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। अभी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का नीड जब हमने पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज एनर्जी शुड बी कंपेरेबल। एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए, लेकिन द एनर्जी ऑफ 3s, 3p एंड 3d, इन दोनों के साथ इसका एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, high energy difference. There is a very high energy difference between 3s, 3p and 3d orbitals. So intermixing is not possible. But there is intermixing क्योंकि PCl5 बन रहा है, SF6 बन रहा है, IF7 बन रहा है. So intermixing तभी होगा when there is a contraction of the size of the d orbital. जब d ऑर्बिटल का साइज का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब जब डी ऑर्बिटल साइज छोटे हो जाएंगे, इन दैट सिनेरियो देयर विल बी द इंटरमिक्सिंग। कैसे होगा? व्हेन माय सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड विद वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एटम जब ए किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्स के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो सेंट्रल एटम के ऊपर वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज रहता है। और आपको पता है कि बीइंग द पॉजिटिव चार्ज इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई the orbital size also contract. So तो कहने का मतलब है when atom, especially central atom, combine with very high electronegative element, mostly fluorine, chlorine and oxygen, then they develop partial positive charge on central atom which further contracts the size of valence orbitals. That's why d orbital का size कम हो जाता है। यही reason है कि there is the formation of PCl5. PCl5 बनेगा लेकिन PH5 नहीं बनेगा। क्यों? कि PCl5 में फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होता है और डी ऑर्बिटल तभी कंट्रीब्यूट करेगा जब उसका साइज छोटा होगा, 3s 3p के बराबर रहेगा। ये तब कब होगा? जब फॉस्फोरस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन के साथ कंबाइन किया हुआ है। लेकिन अगर फॉस्फोरस हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है तो उस तरह का साइज का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। दैट्स वाई 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। सो आप ये समझ गए, यही रीजन है कि देयर इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 बट नो PH5। SF6 बनेगा लेकिन SH6 नहीं बनेगा, IF7 बनेगा बट IH7 नहीं बनेगा। क्यों भाई? एक रीज़न तो ये हो गया कि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कराने के लिए साइज कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। जो साइज कॉन्ट्रैक्शन होगा वो केवल और केवल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बनने के बाद ही होगा। दूसरा, जब आप इतना वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हो किसी सेंट्रल एटम के ऊपर, सो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही चाहिए। सो IF7 में आयोडीन के ऊपर तो भाई +7 चार्ज है। इतना हाई पॉजिटिव चार्ज, इतना ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से सेटिस्फाई कर पाओगे? जब आप फ्लोरीन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ोगे इसके साथ, तभी सेटिस्फाई हो पाएगा। ठीक है। सो अब जरा देखते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, px, py, pz, d का कौन सा पार्टिसिपेट करेगा भाई साहब? तो d का पार्टिसिपेट करेगा dz²। जब ये पांचों पार्टिसिपेट करेंगे, s ऑर्बिटल इस तरीके से, p dz² कैसे दिखता है? d इस तरह से दिखता है। सो अगर ये पांचों पार्टिसिपेट करेंगे देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ 5 sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये कैसा दिखता है? ये एग्जैक्टली उसी तरीके से दिखेगा जिस तरीके से आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री होती है। ठीक है। किस तरीके से देखते हैं? बीच में एग्जांपल क्या समझते हैं? PCl5 फॉस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3s2, 3p3 एंड 3d0। तो फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं। 5 बॉन्ड बनने के देयर शुड बी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये अनपेड ऑर्बिटल, यहाँ से प्रमोशन हुआ,
प्रमोशन के बाद कैसा दिखता है? अब ये जो पांचों के पांचों हैं, इन सब के बीच इंटरमिक्सिंग होगा। इंटरमिक्सिंग होने के बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 5sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। सबके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ गया। सो ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। क्लोरीन अपना अपना, यहाँ पे क्लोरीन का आइटम जाएगा p ऑर्बिटल, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब जगह क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स जाएंगे। सो किस तरीके से दिखेगा आपका PCl5? दिस इज द sp3d हाइब्रिडाइज PCl5। शेप आपको पता ही है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होता है इसका। क्लोरीन अपना d और p ऑर्बिटल लेकर आएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग। सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। ये आपका स्ट्रक्चर होगा PCl5 का sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ। दूसरा मॉलिक्यूल इज SF6 विच हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं। सल्फर एटम, अभी आप ये भी समझ गए होंगे कि सल्फर के ऊपर +6 चार्ज है, उतने बड़े चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ही ज़रूरत है। और यहाँ पे भी d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है फॉर हाइब्रिडाइजेशन और फॉर इंटरमिक्सिंग। दैट्स वाई फ्लोरीन ही एकमात्र एलिमेंट है जो उस d ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर सकता है। सल्फर इलेक्ट्रॉन इज 16, तो हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d0। सो ये मेरा 3p4 एंड 3d0। तो 6 क्या बोलते हैं, आपके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके लिए दो तरीके का 2 बार प्रमोशन होगा। 2 बार प्रमोशन होने के बाद जो वैकेंट ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे वो ज़रा देखते हैं। सो वी गॉट 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स। कौन कौन 6 वैकेंट ऑर्बिटल? ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल है जहाँ पे एक s है, 3 p है और 2 d है। अच्छा, बात एक उठ के आ रही है, ये जो d है वो कौन सा d है? सो ये जो d ऑर्बिटल होता है वो जनरली dx2 y2 एंड dz2, ये 2 ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब आप VSEPR से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि SF6 ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ वो सब। अभी इंटरमिक्सिंग होगा। इंटरमिक्सिंग होने के बाद 6 अनपेड sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो वी हैव गॉट ये इसको बोलते हैं हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अभी SF6 है, SF6 के जो फ्लोरीन आएगा वो अपना 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अब SF6 की ज्योमेट्री कैसे रहेगी? अच्छा, उसके पहले फ्लोरीन अपने 2p ऑर्बिटल लेकर आएंगे, 6 फ्लोरीन होंगे। सो हर एक जगह पर अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सप्लाई करके SF6 मॉलिक्यूल को जनरेट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ज़रा देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा। सल्फर बीच में हो गया, ऑक्टाहेड्रल बनाना है आपको। पहले हम sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ योर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। शेप किस तरीके से है? एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर एक ऑर्बिटल, स्क्वायर के नीचे एक ऑर्बिटल, ठीक है। सो इसके साथ बॉन्डिंग कौन करेगा? इसके साथ बॉन्ड कौन करेगा? फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल। फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल बॉन्ड करेगा इसके साथ। ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, इस तरीके से सबके साथ कॉम्बिनेशन होगा। दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, ये सब सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज एक्चुअली द d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ SF6 का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हमारा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स px py एंड pz। s ऑर्बिटल ये px हो गया, ये pz हो गया और ये py हो गया। और d कौन से वाले आएंगे? तो ये जो d है dxy dyz dzx। सो ये 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे आएंगे। तो ये आएगा dxy, फिर आएगा एक dyz, फिर आएगा एक dzx। ये 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ये 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा अब IF7 ज़रा देखते हैं मॉलिक्यूल। ये IF7 मॉलिक्यूल है जिसमें इस तरीके से पेंटागोनल बाइपिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है। IF7 आयोडीन के ग्रुप में है। सो आयोडीन का जब आप इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या बनेगा? 5s2 5p5 5d0 5d0। सो यहाँ से ज़रा आप करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनता है। अभी IF7 को मॉलिक्यूल बनाने के लिए 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? यहाँ पे 3 क्या बोलते हैं प्रमोशंस होंगे। 3 प्रमोशन होने के बाद अगर आप ज़रा देखोगे तो आपके पास 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए और 7 अनपेड ऑर्बिटल्स आ गए जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये जो आपका एक 3p और 3d sp3d हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, इंटरमिक्सिंग करने के बाद 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज sp3d
3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इसमें हर एक ऑर्बिटल के साथ हमारा IF7 है फ्लोरीन का, अगेन 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, सब जगह पे 7 आएंगे, 7 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, ये हर जगह पे चले जाएंगे और आपका शेप बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा दिखता है, तो वो इस तरीके से दिखता है, पहले पेंटागन पर एक पिरामिड के लिए, नीचे एक पिरामिड के लिए। इसको हम ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अगर इसका ऑर्बिटल तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड स्पेस बन जाता है, इस वजह से नहीं दिखा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी इस चैप्टर में आप लोग काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। अभी JEE मेंस 2024 में 2-3 क्वेश्चन आए थे जो कि मेरे अगर वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे वहाँ से आप बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए जरा वो JEE मेंस का 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कितना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख दिया है। सो ये JEE मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है, देखो कितना ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और आपने मेरे वीडियोज़ देख ली हैं। तो पूरा नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। सो अब कॉमन सेंस sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होने के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी पड़ेगी। अब टेट्राहेड्रल होने के लिए आपका आप देख लो चारों में से जिसका टेट्राहेड्रल होगा वही उतने सारे आपका आंसर है। NO3 माइनस टेट्राहेड्रल कैसे पता करोगे, VSEPR3 से पता कर सकते हो। NO3 माइनस में अगर कैलकुलेशन करते हैं, नाइट्रोजन में 5, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं +1 क्योंकि नेगेटिव है, ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, तो हो गया 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये टेट्राहेड्रल नहीं है, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला नहीं होगा। BCl3 देखते हैं ज़रा, BCl3 में बोरॉन कंट्रीब्यूट करेगा 3 + 3 / 2, तो ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ClO2 माइनस, क्लोरीन एक क्लोरीन कंट्रीब्यूट 7 + 1 / 2, सो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होने का मतलब ही क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो एक ये हो सकता है, ClO3 माइनस भी देखोगे यार आप तो 7 + 1 / 2, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये भी है। सो करेक्ट आंसर इज नंबर ऑफ पूछा था तो आंसर आपका आंसर होगा 2। ठीक है, देखो कितनी इजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर आप मेरा आपने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 6 भी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को VSEPR थ्योरी का एग्जांपल बताया था, वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच डू नॉट यूज ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे यूज़ नहीं करता इन बॉन्डिंग एज पर द ग्रुप नंबर। मतलब ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, तो 16 नंबर ग्रुप में, 16 नंबर ग्रुप में होने की वजह से इसको 6 नंबर ग्रुप में होने की वजह से इसको 6 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना चाहिए था। वही करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो ज़रा देखते हैं कौन कौन सा हमारा आंसर, क्या क्या आंसर। ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कितने करते हैं बॉन्डिंग के लिए, यहाँ पे लिखते हैं बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है ओनली 2। सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 के 6 पार्टिसिपेट कर सकते हैं। SF6 हमने देखा है। फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, पार्टिसिपेट कितना करता है, 1। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, पार्टिसिपेट कितने करते हैं, ओनली 3। ठीक है। एल्युमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तीनों के 3 पार्टिसिपेट करते हैं। कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, चारों के 4 पार्टिसिपेट करते हैं। सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, चारों के 4 पार्टिसिपेट करते हैं। बोल रहे हैं कौन सा जो सब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऑक्सीजन के पास है 6, पार्टिसिपेट 2 करता है, तो नंबर हो गया 1, एक ये हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो आपका आंसर कितना होगा, 3। यहाँ पे नंबर पूछे थे तो 3 हो गए, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक फ्लोरीन। सो देखो कितनी ईजी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो दोस्तों, इस तरीके से और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए रसायन शास्त्र के यूट्यूब चैनल में बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग JEE मेंस 2024 का केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए, थैंक यू।